हेलो मेरे प्यारे साथियों और डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास। तो आज हम बात करेंगे पाश्चात्य विचारक महत्वपूर्ण राजनीतिक जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर जेरेमी बेंथम के बारे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपको पता होगा आपके जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसको लेकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कॉलेज के लिए तो है ही, बाकी उनके लिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो वेस्टर्न थिंकर है उससे जुड़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। जो जेरेमी बेंथम है बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है और इससे जुड़े प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप आराम से समझ जाएंगे इसकी थ्योरी, इनके विचार और इनके जीवन परिस्थिति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो हाँ बिल्कुल हम बात करते हैं। और आपको पता होगा जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं, यानी उपयोगिता। अब ये उपयोगितावाद है क्या, तो ये मैं जस्ट आपको बताऊंगा। इससे पहले आप ध्यान रखना इनकी कुछ फेमस जो पुस्तक है उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले ही लिख दिया है कि फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 में लिखी गई थी। ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक तीसरी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। एंड फोर्थ जो मेथड जो जेरेमी बेंथम ने कही है कि कोई भी व्यवस्था हो वहाँ पर अगर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अगर खुश हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, तो वो व्यवस्था बिल्कुल सही और कारगर होती है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक इनकी फेमस लाइन है। अब हम इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझते हैं जिसको कहते हैं उपयोगितावाद, क्योंकि उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। तो उपयोगितावाद है क्या, ये ध्यान रखिए कि जो उपयोगितावाद है उससे जुड़े प्रश्न आते हैं। तो अब उपयोगितावाद है क्या, तो मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं एक कोई भी सिटी है, अब उस सिटी में गवर्नमेंट कोई रूल्स अलाउ कर रही है, तो उस सिटी की पॉपुलेशन 100 है। अब 100 में से कोई भी जो रूल्स बताया है उससे 100 में से 80 से 90% जो लोग हैं वो खुश है, यानी 90 लोग हैं वो गवर्नमेंट के किसी नए नियम से खुश हैं। तो यानी वे खुश हैं, तो इस तरह से वे जो रूल्स जो कानून है वो उन पर लागू होगा और वो उसको मानेंगे भी। तो यहाँ पे ये बातचीत होती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, यानी गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बनाया जिसमें अधिक से अधिक लोग खुश हैं तो वह उपयोगितावाद कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यही आती है उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद ध्यान रखना जेरेमी बेंथम का मूल आधार है। क्या है, मूल आधार है। इनका जो पूरा विचार है वह जेरेमी बेंथम का जो पूरा विचार है उपयोगितावाद पर ही टिका है। और उपयोगितावाद के अंतर्गत हम सही से ध्यान से दें तो उपयोगितावाद सुखवाद की बात करता है। किसकी, सुखवाद की। बिल्कुल सुखवाद की बात यहाँ पे ये आपको समझना है कि सुखवाद को कैसे हम समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उपयोगितावाद का मतलब होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह सुख और दुख में कमी महसूस करता है। किसी सुख, यानी जैसे अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट ने एक रूल्स लागू कर दिया, अब उस रूल्स से वहाँ पर 90 लोग हैं, 100 में से 90 लोग हैं जो उस रूल्स से खुश हैं, ठीक है ना, 10% ये जो ना खुश हैं। तो इस तरह से वह रूल्स या जो कानून है उन लोगों को सुख जीवन देगा। तो इस तरह से वह लोगों का सुख क्या कहलाएगा, उपयोगितावाद। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उपयोगितावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखवाद पर निर्भर है, क्योंकि उपयोगितावाद सुख और दुख की बात करता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि बेंथम ने उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नैतिकता की धारणाओं का खंडन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईश्वर क्या कहता है या क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के समय इम्पोर्टेंट ये है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग किसी व्यवस्था से अगर खुश हैं तो वही सही है। मान लीजिए कोई भी कानून बन गया, वो लागू किया जा रहा है, अगर उस कानून से वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, तो वह कानून भी सही नहीं होता है। तो यहाँ पे बात टोटल घुमा फिरा के यही आ रही है कि किसी भी कानूनी व्यवस्था में अगर वहाँ के लोग खुश हैं तो वह कानून भी कारगर होगा, यानी सुखवाद को यहाँ पे इससे ट्रांसलेट करते हैं उपयोगितावाद। तो जो जेरेमी बेंथम का ये जो विचार है मूल रूप से घूमकर यही आता है कि कोई भी व्यवस्था अगर उपयोगितावाद पर खरी उतरती है तो वह लागू होगी, क्योंकि उपयोगितावाद हमेशा यही डिपेंड करता है, यही बात अपने स्तर पे करता है कि जो भी व्यवस्था है इसमें लोग अगर खुश हैं, सुखी हैं, तो ही वह व्यवस्था लागू होगी और आगे चलेगी। तो ध्यान रखना है कि उपयोगितावाद को मानवीय जीवन का आधार बताया है जेरेमी बेंथम ने। बिल्कुल ध्यान रखना, जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को मानवीय जीवन का आधार बताया है।
अब आधार कैसे बताया, तो ध्यान रखिए कि मानवीय जीवन का एक आधार है, यानी हर कोई व्यक्ति है आज के ज़माने में, जो भी व्यक्ति है वह हमेशा अपने फ़ायदे की सोचता है। भले कहीं पे जाइए, किसी भी स्तर पे देखिए, व्यक्ति हमेशा अपने स्तर की देखता है, अपने फ़ायदे की देखता है, और जहाँ पे अपना फ़ायदा होगा वही काम वो करता है। तो यानी व्यक्ति अपने सुख को, आज के ज़माने में आज कहते हैं ना, जीरो से लेकर टॉप तक की बात देखिए, हर व्यक्ति क्यों दौड़ता है, क्यों भागता है, सुख के लिए भागता है। यानी जहाँ पे सुख है वह उस और अट्रैक्टिव होता है। तो यानी वह सुख के हिसाब से या सुख के लिए हर कोई काम करता है, और दुख से बचना चाहता है, दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है और सुख की ओर भागता है। और इस तरह से ये मानवीय जीवन का ये सुख दुख का जो खेल है, ठीक है ना, जो सुख की कामना करता है, सुखवाद की ओर बढ़ता है, यही उपयोगितावाद है। यानी हर कोई व्यक्ति वही काम करता है जहाँ पे उनको सुख की अनुभूति होती है, तो यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन यानी यूटिलिटी कहता है ना, उपयोगिता की बात सिद्ध होती है। नेक्स्ट एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ईश्वरीय इच्छा या प्राकृतिक विधि और अंतकरण, ये सब कुछ एक वैयक्तिक है, आत्मसंगत कल्पना है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ अच्छा लगता है वही करता है। यानी कि हम बड़ी बड़ी बात करें, व्यक्ति अपने मन से अगर वो चीज़ नहीं चाहता है तो वो लागू नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपने इच्छा, अपनी सुख की कामना करता है, और इसके लिए वह कोई भी काम करेगा तो वह काम उसकी इच्छा की पूर्ति करता है और उपयोगितावाद कहलाता है। नेक्स्ट में देखें कि उपयोगितावाद है, सबसे जरूरी बात ध्यान रखना, उपयोगितावाद भी किस पर आधारित है, सुखवाद पर। किस पर आधारित है, सुखवाद। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है वो सुख के लिए करता है और दुख से बचने के लिए करता है। इस तरह से टोटल मूल रूप से हम यही कहेंगे कि उपयोगितावाद है वो सुखवाद पर है, और ये मानवीय जीवन का आधार है। और अब हम बात करें न्याय के ऊपर भी, तो व्यक्ति किसी राज्य की बात तभी मानते हैं जब व्यक्ति को लगे कि ये राज्य मेरे फायदे की बात कर रहा है। राज्य क्या बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति राज्य की आदेश तभी मानता है जब उन लोगों को लगे कि वो आदेश हमारे फायदे के लिए। जैसे मान लीजिए मास्क, अब मास्क अलाउ कर दिया गया है और सरकार ने कह दिया सभी को मास्क पहनना जरूरी है, तो आम जनता क्यों मानती है, आपको पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये करने से हमें फ़ायदा होगा, हमारी सेफ्टी होगी और इससे हमें सुख की प्राप्ति भी होगी, यानी हम सभ्य रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से वह सरकार के आदेशों को भी मानते हैं। यानी यहाँ पे भी वो इसलिए मानते हैं क्योंकि सुखवाद यानी उपयोगिता है उस चीज़ की, उस नियम की। तो कानून व्यवस्था हर चीज़ के और मानवीय आधार का भी एक मूल मंत्र क्या है, उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद सुखवाद पर निर्भर है, जिसके लिए एक फेमस लाइन आती है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। समझ के होंगे। अब सुखवाद की हम जब बात करते हैं उपयोगितावाद में, तो सुखवाद को थोड़ा समझ लीजिए कि भाई सुखवाद है क्या। बार बार सुखवाद क्या है, थोड़ा तो मैंने आपको समझा भी दिया है, फिर भी ध्यान रखना है कि सुखवाद ये जो सिद्धांत है उपयोगितावाद, ये सुखवाद पर डिपेंड करता है। तो मानव व्यवहार की जितनी भी व्यवस्था होती है, यानी मानव जो भी कार्य करता है वह हमेशा सुख को ध्यान में रखकर ही करता है। जितनी भी गतिविधि करता है अपने जीवन में वह हमेशा सुख पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो इसलिए किसी भी नीति या कार्रवाई के मूल्यांकन का सही मापदंड यह होगा कि वह हमारे लिए सुख को बढ़ाए, दुख को कम करे। दुख को कम करे और सुख को बढ़ाए, वो काम और वो इच्छा वो रखता है, और ये सुखवाद का इशारा है। और सुखवाद जब स्थिति सामने आती है तो उपयोगिता लाती है। तो मनुष्य की क्रियाएं सुख दुख द्वारा ही संचालित होती है। प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति और दुखों के निवारण के लिए समस्त क्रियाएं करता है। बिल्कुल सभी क्रियाएं सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। और इस तरह से आप ध्यान रखना कि जेरेमी बेंथम ने 11 सुख, हम अगर सुख की बात करें तो जेरेमी बेंथम ने सुख के प्रकार बताए हैं। सुख के प्रकार के, बस सुख कितने प्रकार का हो सकता है या किस तरह से हो सकता है, तो 15 प्रकार के सुख बताए हैं कि उन 15 प्रकार से सुख है प्राप्त होता है। और दुख के प्रकार की बात करें तो दुख के प्रकार को आपको ध्यान रखना है कि 11 प्रकार के दुख को उसने बताया है। तो एग्जाम में यही तो पूछा जाता है आपसे कि जेरेमी बेंथम ने सुख के कितने प्रकार और दुख के कितने प्रकार बताए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 प्रकार के सुख और 15 प्रकार के सुख और 11 प्रकार के दुख के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2-3 आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो ध्यान रहेगा
क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे नहीं पूछे जाते, सिर्फ आंकड़े पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कोई एक आध एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें सामान्य सुख की। ये कौन से सुख की बात करें? सामान्य दुख सुख, सामान्य दुख सुख। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंद्रिय सुख, वैभव सुख, संपत्ति सुख। ठीक है ना, यानी सुख किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करें हम तो धार्मिक सुख एक होता है, धार्मिक सुख, दया करने से भी यानी दूसरों का भला करने से भी हमें एक सुख की अनुभूति होती है। और इंद्रिय सुख यानी हम महसूस करते हैं, और महसूस करना कोई अच्छी चीज़ फीलिंग होती है तो उससे अच्छा महसूस होता है। वैभव, अगर हम वीआईपी टॉप क्लास है तो इस तरह से हमारी प्रशंसा होती है, हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो सुख होता है। संपत्ति, पैसे होते हैं तो उसके द्वारा भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। दया से भी सुख की प्राप्ति होती है। और आशा, हम आशा रखते हैं कोई काम हो रहा है वो पूरा हो रहा है तो ये आशा यानी उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत से हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया। अब दुख, 11 वो सामान्य दुख के प्रकार जिससे हमें दुख का अनुभव होता है, वो ध्यान रखना। दुख के यहाँ पे 11 जो भेद बताए गए हम उसको ध्यान रखेंगे। दरिद्रता, जिसको हम कहते हैं गरीबी, भावना यानी फीलिंग्स, हम बात किसी करें फीलिंग्स की। शत्रुता के बाद दया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। इसके बाद कल्पना, आशा, लगभग ये कॉमन है लेकिन इसको देखने का नजरिए से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके जीवन में दुख ही दुख होता है, यानी गरीब होना एक दुख का कारण होता है। भावना, कहने का मतलब इमोशंस, फीलिंग्स। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही सेंसिटिव है, थोड़ी सी कोई घटना ऐसी होती है तो वो अपने आप को दुख मानता है। थोड़ा सा कोई क्या गलत हो गया वो मानता है कि मैं दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूँ, मेरे ऊपर ही दुख पड़ता है। तो ज़्यादा भावनात्मक होना भी दुख का कारण होता है। शत्रुता, दुश्मनी, और ये ध्यान रखना दुश्मनी कभी भी सुख नहीं लाती है अपने जीवन में। दुश्मनी निभाने से और दुख बढ़ता है, यानी जो शत्रुता होती है ना वह दुख का एक कारण बनती है। दया कहते हैं ना, किसी को दया करते उल्टा उस अपने ही हाथों में छेद होना। यानी हमने परिवार के किसी को पैसे दे दिए कि भाई उसकी ज़रूरत के समय पैसे काम आएंगे, हम दया कर दिए, उसके लिए पैसे दे दिए। पैसे मांगने गए तो उल्टा कहा, किसने कहा था पैसे देने का, क्यों दिया पैसा। यानी हमने किसी के लिए अच्छा कुछ करना चाहा, कुछ दया दिखाई तो उल्टा हमें ही उसका दुख है वो भुगतना पड़ा। कल्पना यानी सपने सोचना, कि जो चीज़ें हकीकत में नहीं हो सकती हम उसके बारे में सोचते हैं और रियलिटी में जब वो हमें नहीं मिलता है हमें दुख का अनुभव होता है। हमें वो चीज़ें जो नहीं मिल सकती उसकी कल्पना हम करते हैं तो दुख हमारे पास आता है। और आशा भी इससे जुड़ा ही है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ की हम कामना करते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसे हमें निराशा ही मिलती है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। जेरेमी बेंथम ने कहा कि दुख की 11 और सुख के 15 प्रकार होते हैं, जो आपको यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे हम कहते हैं कि सुख की गणना कैसे की। जेरेमी बेंथम ने सुख की गणना को एक तरीका बताया है, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी जेरेमी बेंथम ने सुख के बारे में जिस तरह से बातें कही है तो इसके बाद ही उसने कहा कि हम सुख को माप भी सकते हैं। तो इसके लिए जेरेमी बेंथम ने सुख की गणना के लिए सुखवादी मापक यंत्र के बारे में बताया कि हम सुख को मापने के लिए एक मापक यंत्र के तौर पे भी काम कर सकते हैं को वो मापेगा कि किस तरह से कितने लेवल पर इस व्यक्ति को सुख प्राप्त है। तो इसके लिए ध्यान रखना, जेरेमी बेंथम ने सुख को मापने के लिए उसकी 7 कसौटियाँ बताई, यानी 7 ऐसे लेवल बताए। जैसे एक स्केल होता है ना, आपको पता है कि स्केल है या एक पारा है। अब उस पारे में वो पारा कितना ऊपर चढ़ता है उसके कुछ निर्धारण है, और फिर देखता है कि वो पारा इतने पर चढ़ा है तो ये कौन से पॉइंट पे चढ़ा है। तो उसके लिए कुछ डिसाइडेड होता है कि वो पारा ऊपर चढ़ता है तो क्यों ऊपर चढ़ता है, क्योंकि उसकी जो प्रेशर है या उसकी जो बनावट है वो उसको ये डिसाइड करती है वो पारा ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए सुखवाद को यानी कोई व्यक्ति सुखी है या नहीं उसको निर्धारण करने के लिए जेरेमी बेंथम ने 7 कसौटियाँ बताई, यानी 7 तरीके जिसके तौर पे हम किसी व्यक्ति के सुख को माप सकते हैं। उसके लिए कहा कि पहला है तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। ये ऐसे 7 पॉइंट है यानी कसौटियाँ जिससे किसी व्यक्ति का सुख और दुख निर्धारित किया जाता है। और इसके बाद फिर कहा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख की गणना करने के बाद हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सुख है वो
एक तरफ काउंट हो जाएगा और दुख है वो एक तरफ काउंट होगा। फिर क्या करेंगे कि दुख का जो परसेंटेज है, लेवल है, उसमें से जो सुख का, यहाँ पे हम सुख की गणना कर दी और इधर दुख की गणना कर दी। अब सुख में से दुख को घटाने के बाद अगर सुख की वैल्यू ज़्यादा आती है, मान लीजिए अगर ये 10 है, 10 में से दुख का परसेंट है 5, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सुखी है। इसका मतलब वह व्यक्ति सुखी है और वह जो काम कर रहा है वो सही है। यानी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो पता है कि ये काम करने वाला है, उस काम को करने के बाद हमें पता लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ, उल्टा घाटे में गए, तो इसका मतलब वो काम गलत है। तो इस तरह से सुखवाद के द्वारा ये भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि फलाना काम सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, सुख दुख का फॉर्मूला तय कर सकते हैं कि सुख को, टोटल सुख में से दुख को घटा के जो वैल्यू आती है, अगर सुख की आती है तो व्यक्ति और वह फलाना जो काम कर रहा है वो सुखी होगा या वो काम भी सही होगा। तो इस तरह से इसने ये एक बहुत ही अच्छी तरह से कहा है, ये मापक यंत्र भी दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया, जो एक चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आप दोस्तों थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जेरेमी बेंथम ने सुखों के बारे में क्या चीज़ें हैं जो गौर से ध्यान में रखी हैं। तो ध्यान रखना, जेरेमी बेंथम ने सुख यानी दो सुखों के बीच, सुख जो होते हैं, अगर कोई दो सुख है, उन दो सुखों के बीच जो भेद करना हो, दो सुखों के बीच क्या करना है, भेद अंतर करना हो, तो उसने सिर्फ कहा है कि दो सुखों के बीच से सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है। क्या होता है? मात्रात्मक भेद होता है। इस तरह से जेरेमी बेंथम दो सुखों के बीच मात्रात्मक भेद को क्या करता है, स्वीकार करता है। वो कहता है दो के बीच सिर्फ मात्रात्मक भेद हो सकता है, गुणात्मक भेद नहीं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स ध्यान रखना कि दो सुखों के बीच से जेरेमी बेंथम ने मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार किया है। और इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात क्लियर हो जाती है। और इस मात्रात्मक सुख के बारे में आप ध्यान रखें कि सुख की मात्रा समान होने पर बच्चों का खेल उतना ही इम्पोर्टेंट बच्चों को लगता है जितना एक कवि को कविता पढ़ने में। तो यानी यहाँ पे मात्रात्मक भेद के बारे में बात कही गई है कि अधिकतम सुख की गणना करने में वह प्रत्येक को एक माना जाए, किसी को भी एक से अधिक नहीं माना जाए। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब जेरेमी बेंथम ने राज्य के बारे में भी यही कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो राज्य है, अगर कोई काम कर रहा है तो वह इस उपयोगितावाद के अंदर सुखवाद नियम को फॉलो करे कि वह जो काम कर रहा है उसमें ये देखें कि क्या मेरे इस काम करने से लोग खुश होंगे। अगर वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसको भी ध्यान में रख के वो कोई भी नियम फैसला ले सकता है। तो सुखवादी है मापक यंत्र यानी जो उपयोगितावाद की विचारधारा वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट सामने आती है। नेक्स्ट ये एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आ चुका है और वो ध्यान रखेंगे। अब वो ये है कि कार्लाइल, आप एक चीज़ विद्वान का ध्यान रखना, कार्लाइल ने जेरेमी बेंथम की ये जो सुखवादी फिलोसॉफी है, ठीक है ना, सुखवाद के बारे में जो विचार हैं, ये देखने के बाद ये सुनने के बाद उसने जेरेमी बेंथम की एक आलोचना कर दी और कहा कि जो इसकी जो ये सुखवाद की फिलोसॉफी है, सुखवाद की फिलोसॉफी ये पिग फिलोसॉफी है। क्या है? पिग फिलोसॉफी यानी ऐसे विचार हम जो कह सकते हैं फालतू का मान लिया उन्होंने। ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि किस विद्वान ने जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद और सुखवाद को पिग फिलोसॉफी का नाम दिया है। तो उस विद्वान का नाम है कार्लाइल ने इसको कहा कि ये एक सुअर के विचार के जैसा प्रतीत होता है, इसमें कुछ भी रियलिटी जैसी बात है ही नहीं। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो अब इसके बाद हम ये चीज़ें ध्यान रखना कि बेंथम ने सुख के जो महत्वपूर्ण रूप बताए हैं ना, वो आप ध्यान रखिए कि जेरेमी बेंथम ने सुख के जो रूप बताए हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान रखिए सुख के रूप की बात करें तो यहाँ पे सुख के रूप में जेरेमी बेंथम ने कहा है कि सुख है वो राजनीतिक, धार्मिक यानी ये इस तरह के सुख है वो कैटेगरीज है वो हो सकती है। तो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, तो ये सुख के जो रूप है वो जेरेमी बेंथम ने बताए हैं। ठीक है, तो इसके आगे वाला यानी सेकंड पार्ट में हम
सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे और उसमें 11वीं वेतन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।